दोस्तों, मैं फ़ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नीट 2015 का फिजिक्स सॉल्यूशन। फिजिक्स के 45 प्रश्न आते हैं नीट में। इससे पहले 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 11वें प्रश्न से। m द्रव्यमान का एक पिंड r0 त्रिज्या के पथ में किसी चिकने क्षैतिज समतल के ऊपर v0 वेग से गति कर रहा है। यह पिंड एक डोरी से जुड़ा है। यह डोरी समतल पर बने एक चिकने छिद्र से होकर गुजरती है, जैसा कि आरेख में दिखाया गया है। यहाँ आरेख दिया गया है, इसमें देखेंगे। इस डोरी पर तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे अंत में यह पिंड r0/2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। तो गतिज ऊर्जा का अंतिम मान क्या होगा? यानी जब ये पिंड r0/2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये हमारा चित्र दिया गया है। तो ये पिंड जो है v0 वेग से r0 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो इसका जो संवेग होगा वो r0/2 त्रिज्या पर आ जाएगा तब भी, और r0 कितनी ही मान हो, उसका जो कोणीय संवेग होगा वो समान रहेगा। तो देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार r1 हमारी r0 है, v1 v0 है, तो r2 हमारी r0/2 हो। तो फिर पहले हम, चूंकि द्रव्यमान इसका बदल नहीं रहा है, इसलिए गतिज निकालने के लिए हाफ mv² होगा। तो फिर v2 की मान, यानी हम अंतिम गतिज निकालना है, तो कोणीय संवेग हमारा L1 बराबर L2, ये दोनों बराबर होंगे। ये हो जाएगा m r1 v1 बराबर m r2 v2। m इसका समान है, m से m कट जाएगा। r1 हमारी है r0, v1 है v0, r2 है r0/2 और v2 हमें निकालना है। r0 से r0 कट जाएगा, 2 का हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, v2 बराबर 2v0, यानी जो इसका वेग होगा वो पहले वेग का दुगना हो जाएगा। अब हमें अंतिम गतिज निकालनी है। अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर ये हो जाएगी हाफ mv2²। अंतिम वेग हमारा v2 है, m इसका बदल नहीं रहा है, v2 की वैल्यू आ गई है 2v0। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बचेगा, तो जाएगा 2mv0²। ये हमारी आ गई है अंतिम गतिज ऊर्जा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। सी में है 2mv0², तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 3 सर्वसम गोलीय कोशों, यानी ये गोले जो हैं वो खोखले गोले हैं, इनमें का प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। इन्हें आरेख में दर्शाए गए अनुसार रखा गया है। x डैश एक अक्ष है जो 2 गोलीय कोशों को स्पर्श करती है और तीसरे के व्यास से होकर गुजरती है। तो x डैश अक्ष के पड़ते हैं तीनों गोलीय कोशों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये हमारा आरेख, इस आरेख में दिए गए हैं 3 गोले हैं। x डैश ये अक्ष है, ये एक गोले के बीच से होकर जाती है और 2 गोलों को स्पर्श करती है। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा, अगर हम ऐसे L मान लेते हैं, इसको L1, इसको L2, इसको L3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा L1 + L2 + L3। इस गोले का और इस गोले का दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ L1 + L2 और ये दोनों ही L2 बराबर होंगे, तो ये L1 + 2L2 मान लेते हैं हम इसको। पहले गोले में देखते हैं, ऊपर वाले गोले में इसका जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या है, इसकी अक्ष जो है बीचों बीच हो जाए, यानी व्यास से होकर गुजर रही है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण हमारा कितना होगा? इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है? r, इसका द्रव्यमान है m। तो खोखले गोले का L1 जो हो जाएगा वो 2/3 mr²। अब इसका निकालते हैं, जो ऐसे ही अक्ष जो है हमारी इसकी स्पर्श होकर जा रही है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो इससे यानी व्यास से होकर जाने वाले अक्ष का और इसको स्पर्श करने जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे,
तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो जड़ता गुण होगा वो होगा 2/3 mr² प्लस mr²। इसको जोड़ लेते हैं, 2/3, 3 एकम 3 mr²। तो ये हो जाएगा 5/3 mr²। तो यहाँ लगा लेते हैं, पूरे निकाय का जड़ता गुण हो जाएगा हमारा 2/3 mr² प्लस 5 mr²/3। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये आ जाएगा 12 mr²/3। 3 चौक 12, ये आ जाएगा 4 mr²। ये आ गया निकाय का जड़ता गुण। अब हम देखेंगे इसमें ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दिया गया है डी ऑप्शन में 4 mr², तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी उपग्रह का परिक्रमा काल t है। सूर्य और उस ग्रह के बीच की औसत दूरी r की तृतीय घात के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल स्क्वायर बराबर होगा KR/Q, जहाँ K एक स्थिरांक है। जो सूर्य ग्रह के ब्रह्मांड कैपिटल M और स्मॉल m है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F का मान भी दिया गया है, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और G तथा K के बीच में संबंध कितना होगा ये हमें निकालना है। तो इन्हीं को हम आपस में देखते हैं क्या संबंध होता है। अब हमें G और K के बीच संबंध निकालना है, तो इसी जो दिया गया है उसी से देखते हैं। t² बराबर है KR/Q। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल mm, यानी एक पिंड का द्रव्यमान m कैपिटल है और एक स्मॉल m है अपॉन r²। अब ये दो पिंड आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच बल लग रहा है। अब r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड पर लगने वाला बल होता है mv² अपॉन r। तो अब ये बल दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा gmm अपॉन r² बराबर mv² अपॉन r। r से ये स्क्वायर कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, gm इज इक्वल टू आ जाएगा rmv²। v इक्वल टू gm अपॉन r रूट, ये v की वैल्यू आई यानी वेग आ गया है हमारा। अब आवर्तकाल कितना होगा, ये होगा हमारा 2πr, यानी r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा 2πr अपॉन v। दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t² 4π² r² अपॉन v²। यहाँ से t² हमारा इसमें दिया गया है प्रश्न में KR/Q, तो ये होगा KR/Q 4π² r² अपॉन v²। v² की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल जाएगी, स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर लगा दें इस पर, तो रूट हट जाएगा gm अपॉन r। तो यहाँ से देखते हैं हम v² की वैल्यू gm अपॉन r ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से r², ये r q कट जाएगा, gm को इधर ले लें, तो कैपिटल G कैपिटल M के इक्वल टू 4π²। ये हमारा G और K के बीच संबंध प्राप्त हो गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस में G और K के बीच संबंध ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन में gm के बराबर 4π², तो बी ऑप्शन हमारा सही है। दो गोलाकार पिंडों के द्रव्यमान m और 5m तथा इनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं। इन दोनों पिंडों को मुक्त आकाश में नीचे गिराया जाता है और इन दोनों के केंद्रों के बीच की प्रारंभिक दूरी 12r है। यदि ये दोनों गोले एक दूसरे को केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं, तो टक्कर से पूर्व छोटे पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगी। ये दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान 5m है। इसकी त्रिज्या जो है वो r और इसकी त्रिज्या 2r के बराबर है। केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है वो है 12r। अब इनकी सतह के बीच की दूरी क्या करना है हमें,
निकालना है। इसकी सतह की बीच दूरी क्या होगी, आर इसमें से घट जाएगी, 11 आर बचेंगे, 2 आर इधर से घट जाएगी, ये बच जाएगी 9 आर। तो अब ये इसमें टकराएगा तो पोजीशन बनेगी हमारी इस तरह की। तो अब ये दूरी कितनी तय करेगा, पहला द्रव्यमानी छोटा पिंड जो है वो कितनी दूरी तय करेगा टकराने से पहले। ये मान लिया ये दूरी इतनी चल रहा है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये दूरी हम मान लेते हैं x दूरी है जो छोटा पिंड चलता है। जब ये दूरी पूरी 9 आर है, ये x निकली तो इसकी दूरी हो जाएगी 9 आर माइनस एक्स। अब छोटा पिंड जो x दूरी चल रहा है इसका mx बराबर हो जाएगा, बड़ा पिंड है 5m इंटू दूरी 9r माइनस एक्स के बराबर है। इनको हम m से m कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5m 45 r माइनस 5x। 5x को इधर ले आएँ तो ये x प्लस 5x बराबर 45r, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 45r। तो x बराबर 45r बटे 6 से डिवाइड कर दें तो x दूरी है हमारी जो छोटा पिंड है, छोटे पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा लिया, 30, 6 पंजे 30, 7.5 आर। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में है 7.5 आर, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 3 विभिन्न तारों P, Q तथा R के प्रकाश के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इनके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता क्रमशः P में बैंगनी, R में हरे और Q में लाल रंग के प्रकाश की है। यदि P, Q, R के परमताप क्रमशः TP, TQ और TR हैं तो उपरोक्त परीक्षणों से यह परिणाम निकाला जा सकता है। तो वीन के विस्थापन नियमानुसार परमताप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के मैक्सिमम मान के लिए। हम जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है रेड के लिए, उससे कम होती है हमारी ग्रीन के लिए, और इन तीनों रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वायलेट की। अब जब तरंग दैर्ध्य का जो घटता क्रम है तो फिर परमताप का बढ़ता क्रम होगा। रेड के लिए सबसे कम होगा और TG यानी ग्रीन के लिए उससे ज़्यादा और सबसे अधिक होगा TV। तो अब हम देख रहे हैं रेड कलर के लिए, तो लाल रंग के Q दिया है तो रेड के लिए परमताप होगा हमारा TQ। तो रेड के लिए हो गया हमारा TQ, उससे कम होगा ग्रीन के लिए, तो हरे के लिए है हमारा TR, और उससे सबसे अधिक होगा TV यानी वॉयलेट के लिए TP। अब इसको अगर हम उल्टा लिखें तो TP इज ग्रेटर देन TR के और इज ग्रेटर देन TQ के लिए। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है TP इज ग्रेटर देन TR और फिर TQ, TP, TR, TQ। तो फिर ये जो घटता हुआ क्रम TP, TR, TQ का तो B ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन हमारा सही है। किसी महासागर की गहराई लगभग 2700 मीटर है, जल की संपीडितता 35.4 गुणा 10⁻⁻11 है तथा इसका घनत्व जो है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो महासागर की तली पर जल का संपीडन अंश होगा। तो प्रश्न में दिया है हमारा 2700 गहराई है, 2700 मीटर की गहराई पर हमें जल का संपीडन निकालना है। तो H हम लिख लेते हैं 2700 मीटर, और जल का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और संपीडितता दी है 45.4 गुणा 10⁻⁻11। अब हम समंदर की तली जो दिखाई दे रही, समुद्र की तली पर हमें क्या निकालना है, दाब निकाल लेते हैं। दाब बराबर P बराबर ρg/d, जहाँ रो जो है वो घनत्व है और g गुरुत्वीय त्वरण है और d गहराई। रो हमारा दिया है 10⁻³ जी की वैल्यू हम 10 लगा लेते हैं, और गहराई है 2700। 1 2 3 27 गुणा 10⁻⁴
6 हो जाएगा, 3 घात ये है ही 1 2 3 0 की 10 पे घात 3 ये हो जाएगा, तो 27 गुणा 10 पे घात 6 ये आ गया हमारा दाब। अब जल का संपीड़न अंश यानी आंशिक दाब निकालना है। तो आंशिक दाब होता है संपीड़ितता गुणा दाब। संपीड़ितता हमारी दी गई है 45.4 गुणा 10 पे घात -11 और दाब हमने निकाल लिया है 27 गुणा 10 पे घात 6। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हमारा आ गया है 1225.8 गुणा 10 पे घात 11, ये माइनस की है, 6 प्लस की है, माइनस की 5 बच जाएंगी और इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻, 1 2 3 इधर हटा है प्लस में, तो माइनस की 2 बचेंगी। तो इसमें देखते हैं हम 1.2 10⁻², ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। किसी क्षण के दो स्तरों के तापमान को क्रमशः 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जिससे क्षण में ऊष्मा का प्रवाह 4 जूल पर सेकंड आ जाता है। यदि इन स्तरों के तापों का अंतर 200 और 210 के बीच रखा जाए तो ऊष्मा प्रवाह कितनी होगी? तो ऊष्मा प्रवाह की दर हम निकाल लेते हैं Q1/T, ये होती है K यानी ऊष्मा चालकता गुणांक और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू डेल्टा T, ये है तापांतर अपॉन D। अगर कोई क्षण इस तरीके से है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 100 है, तो यहाँ पर कितना 110, तापांतर कितना हो गया 10 हो गया। तो अगर हम इसमें देखें इसकी जो लंबाई है यानी D वो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली हम इसे देखें तो Q/T यानी ऊष्मा प्रवाह की दर इस प्रोपोर्शनल आ रही है डेल्टा T यानी तापांतर के अनुक्रमानुपाती है। अब इसमें तापांतर कितना है, पहले 110 माइनस 100, इसमें भी तापांतर कितना आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 210 माइनस 200, इसमें भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तापांतर हमारा डेल्टा T है यानी तापांतर कांस्टेंट, यानी ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। K भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, D कांस्टेंट, डेल्टा T भी कांस्टेंट है, यानी दोनों में एक ही है। तो फिर ये जो ऊष्मा की दर भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमारी 4 जूल पर सेकंड दी गई है, तो यही हमारी कितनी आ जाएगी इसकी ऊष्मा प्रवाह की दर। तो हमारा आंसर आ गया है डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। एक भवन की छत का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर और इसके समांतर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पवन यानी हवा चल रही है। यदि भवन के भीतर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो भवन की छत पर पवन द्वारा आरोपित बल का मान व उसकी दिशा क्रमशः होगी। तो देख रहे हैं हमारा जो छत का क्षेत्रफल है A बराबर 250 मीटर स्क्वायर है और हवा का वेग ये दिया है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी छत अगर दिखाई गई है तो इस पर हवा चल रही है, तो इस पर दाब कितना होगा। तो पहले हम दाब निकाल लेते हैं। यहाँ हमें निकालना है बल, हवा के द्वारा जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो पहले दाब निकाल लेते हैं। अगर हवा चल रही है तो दाब बराबर होता है हाफ रो V स्क्वायर। हाफ रो इसमें वायु का जो घनत्व है वो दिया गया है 1.2 और V जो दी है हमारी 40 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 4 चौक 1600, 16 छिक्का 96 हो गया, 1 2 1 के बाद दशमलव यानी 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है आरोपित बल। हवा जो है वो बल कितना आरोपित करेगी, तो ये आ जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल जो है 960 है। तो 250 मीटर स्क्वायर पर कितना बल लगेगा, ये हो जाएगा 250 गुणा 960, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 छिक्का 150 का 0 15 हो गया, 25 निम्मा 225 और 15 240। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2.4 गुणा 10 पे घात 5।
तो हमारा बल तो आ गया है, दिशा निकालनी है किस ओर होगा। तो देखते हैं हम, जो अंदर कमरे के अंदर जो दाब है वो बाहर की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसका बल, इसका जो नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, तो ये इसका बल कहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये है हमारा आंसर 2.4 × 10⁵ न्यूटन ऊपर की ओर। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ सी में भी सी और डी सेम है, यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ऑप्शन में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो हम मान सकते हैं तो सी मान सकते हैं इसके हिसाब से, या डी मान लें। आगे चलते हैं। यहाँ आरेख में दो मार्ग दर्शाए गए हैं जिनके द्वारा किसी गैस को अवस्था ए से सी तक ले जाया जा सकता है। ए से, या तो ए से बी तक चलें, फिर बी से सी तक चलें, या ए से सी तक डायरेक्टली हम इसमें इस अवस्था में पहुंच जाएं, ये हमारे दर्शाया गया है। तो ए से बी तक जाने में क्या है, हमारा जो दाब होगा वो बढ़ेगा और आयतन कांस्टेंट रहेगा, और बी से सी में दाब कांस्टेंट है और आयतन बढ़ रहा है। और ए से सी तक जाने में हमारा दाब भी बढ़ रहा है और आयतन भी बढ़ रहा है। तो इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है निकाय को ए बी प्रक्रम में 400 जूल, अब प्रक्रम बी सी में 100 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो प्रक्रम ए सी में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा होगी। तो इस प्रक्रम में देखें तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो ए से बी पर जाएं, फिर बी से सी पर आएँ, वो परिवर्तन बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ए से सी में हम जाते हैं तो उसमें होगा। यानी ये आंतरिक ऊर्जाएं दोनों प्रक्रमों की क्या होंगी, बराबर होंगी। अब ए से बी पर जा रहे हैं तो इसमें आयतन समान है। तो ए से बी वाला प्रक्रम है वो समायतनिक है, और समायतनिक प्रक्रम में क्या होगा, प्रक्रम पर किया गया कार्य ए से बी तक में ये हमारा 0 हो जाएगा। टोटल ऊष्मा ये हमारी होगी डी यू और डेल डब्लू। अब चूंकि डेल डब्लू 0 है तो डी क्यू यानी दी गई ऊष्मा बराबर ऊष्मा परिवर्तन, और ये जो दी गई है ए से बी प्रक्रम में 400 जूल ऊष्मा दी गई है, तो ये हो जाएगी 400 जूल। यानी हमारी ऊष्मा 400 जूल है और वही हमारी आंतरिक ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 400 जूल। अब देखते हैं बी से सी प्रक्रम में जाने पर ये क्या होगा, समदाबी होगा। ये दाब इसमें समान है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा बी से सी तक जाने में ये बराबर होगी डी यू बी से सी तक जाने में प्लस डी डब्लू यानी किया गया कार्य। ये ऊष्मा इसमें बी सी में दी गई है 100 जूल। अब किया गया कार्य होगा दाब गुणा डेल वी, यानी आयतन, दाब समान है और परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो ये हो जाएगी डी यू बराबर, ये बी सी प्रक्रम की बात है, दाब हमारा कितना होगा, सी पॉइंट पर दाब होगा 6 यानी 6 × 10⁴, और आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 से 4 यानी 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लें तो डी यू प्लस 6 दूनी 12, ये 4 घाते हैं माइनस की 3 घट जाएंगी 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इधर है 120 हो गया, 12 120, इसमें से घटा देंगे 120 डी यू, तो ये माइनस की 20 जूल आ जाएगी आंतरिक ऊर्जा। कौन से प्रक्रम में है, बी सी प्रक्रम में है। अब प्रक्रम ए सी में जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो प्रक्रम ए से बी तक और बी से सी तक जाने में जो ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा होंगी उनके योग के बराबर होगा। ये हमें ए से बी तक में मालूम है, ये डी यू हमारी ए से बी वाले प्रक्रम में थी 400 जूल, तो 400, और ये है बी सी वाले प्रक्रम में -20, तो ये हो गई हमारी 380। हमें निकालना है ए सी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा, ये अवशोषित ऊष्मा यानी जो ऊष्मा दे रहे हैं वो अवशोषित करा, तो डी क्यू माइनस डी डब्लू, तो डी क्यू अवशोषित ऊष्मा बराबर ए सी प्रक्रम है, ये हो जाएगा 380
प्लस dw। अब किया गया कार्य कितना होगा ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा हमारा दाब जो है वो बढ़ रहा है डेल V प्लस डेल ABC यानी ABC का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 380 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁴ इंटू दाब आयतन में अंतर आया है 2 गुणा 10⁻³ यहाँ था हमारा 2, यहाँ हो गया 4, तो 2 का अंतर आया और 1/2 ABC का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 4 गुणा 10⁴ और 2 गुणा 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे। 380 प्लस ये 2 होगा दाब 2 दूनी 4, 10 में से 4 में से 3 घटा दिए 1, 10 बचेगा 10, 4 × 40 प्लस इसमें 2 से 2 कट गया, इसमें भी 40 आ गया। इसको अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 80, 80, 160, 460 जूल। तो ये हमारी अवशोषित ऊष्मा आई है AC प्रक्रम में निकाय द्वारा। तो 460 जूल सी ऑप्शन इसका सही है। ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता 1/10 है। इसका उपयोग एक प्रशीतक इंजन के रूप में किया जाता है। यदि निकाय पर की इकाई 10 जूल है तो निचले तार पर रिजर्वायर यानी कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान कितना होगा। इंजन की दक्षता बराबर दी गई है 1/10 और सूत्र के अनुसार होती है इंजन की दक्षता 1 - 1 T1/T2। तो ये हमारी 1/10 दी गई है 1 - T1/T2। T1/T2 इधर आ जाएंगे और 1 - 1/10 10 से कम 10 में से 1 गया 9/10 यानी T1/T2 बराबर आ गया है 9/10। Q1/Q2 यानी ऊष्मा का अनुपात ये होगा हमारा तापों का अनुपात। अब Q1 पहला इंजन है, इस पर 10 जूल क्या है कार्य किया गया है। T1/T2 है 9/10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 10Q1 बराबर 9Q1 बराबर प्लस 90। 9Q इधर हट जाएंगे माइनस हो जाएंगे, Q1 बराबर आ जाएगा 90 जूल। तो ये आ जाएगी हमारी Q1 यानी कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान कितना है 90 जूल है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले क्वेश्चन यानी 21 से लेकर आगे के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हम आपके सामने 21वां प्रश्न रख रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके ऑप्शन भी हम दिखा रहे हैं, ये हैं। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।